हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स बैलेंसिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। जिसमें बैलेंस करने के लिए हमने जो मेथड यूज किया था, जो मेथड हमने सीखा था, वो था हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि कोई भी एक नंबर ले लें आप, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में उससे मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल होते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में दिया था कि आप प्लीज करके आएंगे। आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं यदि किया है तो कोई बात नहीं, हम अभी यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था कि C4H10 ये क्या होता है जी? ब्यूटेन। ब्यूटेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। ब्यूटेन जो नॉर्मल घरों में जो हम गैस से जिससे हम खाना बनाते हैं उसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का ही मिक्सचर होता है, तो यही होता है। उसे हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये प्रोड्यूस होता है। तो ये है बर्निंग ऑफ आवर डोमेस्टिक गैस, ठीक है ना। तो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस करने के लिए मेथड क्या था? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? कोई भी एक नंबर ले, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में उसे मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इक्वल होते हैं या नहीं। यदि इक्वल हो गया तो हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, इतना ही करना है। तो यहां पे भी हम वही करेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है कि कार्बन के 4 एटम है, राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है कि कार्बन के एक ही एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 10 एटम, 10 एटम्स नजर आ रहे हैं और राइट हैंड साइड में 2 एटम्स नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में 2 और 1 3। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक एटम चूज कर लो। सपोज हमने कार्बन चूज किया। कार्बन इधर 4 एटम है, इधर एक ही है, तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, इधर एक ही है। तो सपोज कि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता। जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन के 4 लेफ्ट हैंड साइड में और 4 राइट हैंड साइड में। कार्बन तो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, बैलेंस हो गया। अब बाकी को देखते हैं। बाकी कौन कौन थे जी? कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। सपोज हम ऑक्सीजन चूज कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम और राइट हैंड साइड में 1 एटम और 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है, O2 है, तो 4 दूना 8, 8 एटम, 8 प्लस 1 9। तो राइट हैंड साइड में 9 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। तो क्या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वल हो जाएगा? तो ये है इवन नंबर और 9 हो गया आपका ऑड नंबर। तो डायरेक्ट किसी चीज से मल्टीप्लाई करके तो मिलेगा आंसर नहीं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 9 है। तो अभी रहने देते हैं। किसको रहने देते हैं? ऑक्सीजन को रहने देते हैं। हम देखते हैं हाइड्रोजन को जरा बैलेंस करके। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है 10 और राइट हैंड साइड में कौन है जी? यह है, ये रहा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है? 2। लेफ्ट हैंड साइड में 10, राइट हैंड साइड में 2। तो राइट हैंड साइड में यदि 2 है, इसके आगे यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 10 हो जाएगा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई बात नहीं। तो आप देखो ध्यान से, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 4, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 10, राइट हैंड साइड में 10। हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो चुके हैं। अब सिर्फ एक बच रहा है। अब कौन बच रहा है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में जरा काउंट तो करें। तो 4 O2 है तो 4 दूना 8, 8, 5 और O है तो 5 ही हो गए। तो 5 और 8, 8 5 13। तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो बात बनेगी? बन नहीं रही अभी।
ठीक है ना। तो सपोज 13 है तो 4 दूना 8 और 5, क्यों हाइड्रोजन इधर था 10, तो हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल सही है। तो 4 दूना 8 और 5 13 हो गए। 13 हो गए तो यदि मैं यहाँ 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 13 हो गए। कोई दिक्कत? यहां चूंकि देखो 13/2 नजर आ रहा है, यदि मैं पूरे इक्वेशन में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तब क्या होगा? तब हो जाएगा आपका ये 2C4H10 प्लस 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 2 से 2 कट गया, 13 ये बन गया O2, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया 4 × 2 8 CO2 प्लस 2 से यहां पे भी मल्टीप्लाई है तो 5 × 2 10 H2O। ये बन गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हालांकि ऊपर वाला भी बैलेंस ही है, लेकिन यहां क्योंकि ये फ्रैक्शन में था, हमने फ्रैक्शन में रखना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होती है कैलकुलेशंस के लिए, तो हमने क्या किया कि फ्रैक्शन हटा दिया। हटेगा कैसे? 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन हमारा हट गया, डिवाइडेड बाई 2 था, हट गया। तो ये अब देखते हैं जरा, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? LHS में कार्बन, कार्बन की जरा बात कर लेते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है और आपका हाइड्रोजन, 3 चीजें हैं। LHS में कार्बन कितना है जी? कार्बन है 2 से मल्टीप्लाई है तो 4 दूना 8, ठीक है। RHS में कार्बन कितना है? 8, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन कितना है? 10, 2 से मल्टीप्लाई है तो 20, हाइड्रोजन है 20, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 10 और 2 से मल्टीप्लाई है तो 20। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है ये रहा, तो 13 × 2 13 दूना 26 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितना है? 8 दूना 16 और 10 26। तो यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों के तीनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ लिया हमने। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, और वो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्री होता क्या है जी? आइए इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ही इस चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट है। हालांकि यदि इसे अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक कह लो, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये है हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक हम अब डिस्कस करने वाले हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री का यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, स्टोइकियोमेट्री, इसका यदि कोई शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एग्जैक्ट कोई मीनिंग हालांकि इसका मिलता नहीं है, लेकिन इसका मतलब लगभग जो मतलब होता है वो होता है इसका रिलेटिव क्वांटिटी, कि हमें रिलेटिव क्वांटिटी पता करना है। तो रिलेटिव क्वांटिटी को ही स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस में करेंगे क्या? रिलेटिव क्वांटिटी को ही कैलकुलेट करें। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं सर आप? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि सपोज मान लेते हैं कोई रिएक्शन है,
रिएक्शन क्या है? H2 प्लस O2 H2O, 2H2 प्लस O2 2H2। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसका हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रखा है। इसमें ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड भी है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो हाइड्रोजन ये जो है वाटर H2O कितना प्रोड्यूस होगा। यदि ये 1 लीटर हमने लेकर के आया तो ये कितना, उसके कंपैरिजन में कितना लाना होगा, मतलब रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है ना, सपोज ये 1 लीटर है तो ये कितना होगा, यदि ये 10 लीटर है तो ये कितना होगा, यदि ये आपने 5 केजी लेकर के आए हैं तो H2O कितना 1 केजी प्रोड्यूस होगा, तो रिलेटिव क्वांटिटी। इसी चीज का कैलकुलेशन हमें इस चैप्टर में करना है। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, जिसमें हम रिलेटिव क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव क्वांटिटी किसका? रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें आपको बेसिक समझनी पड़ेंगी। वो बेसिक बातें क्या हैं? वो बेसिक बातें हम समझ लेते हैं कि किसी भी, सबसे बेसिक बातें क्या हम समझनी है? वो हमें समझनी है कि सपोज कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, क्या क्या मतलब उसके निकाले जा सकते हैं। यदि ये मतलब हम समझ लेंगे ना तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन होता है कोई भी, उसका मीनिंग, कि उसका क्या मतलब होता है। केमिकल इक्वेशन कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ये हमें अच्छी तरीके से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। H2 प्लस O2 मिल करके बनाता है H2O, वाटर। इसे बैलेंस कैसे करेंगे जी? फिर से देखो, H2 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, 2 हाइड्रोजन राइट साइड में, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन जो है 2 लेफ्ट साइड में, 1 राइट साइड में, तो गड़बड़ हो गई। तो ऑक्सीजन क्योंकि 2 लेफ्ट साइड में है, 1 ही राइट साइड में है, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। कैसे हो गया जरा देखो, O तो 2, ठीक है, O है, हो गया, इधर भी 2, हाइड्रोजन 2 और इधर 2 × 2 4। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 4 है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? राइट हैंड साइड में 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हो गया। ठीक है, यही है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप एक नंबर कोई भी अपने दिमाग से सोचो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हो जाए। ठीक है ना? तो यदि ये स्टेटमेंट, ये एक केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या क्या मतलब हो सकता है, क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। यदि ये बात हम अच्छी तरीके से समझ लें तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में काफी ज्यादा इजी हो जाएगा हमें। ठीक है, तो मतलब क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो मतलब है, मीनिंग है, वो तो यही निकाला जा सकता है कि ये कहीं लिखा हो, इसका मतलब देखो, नंबर ऑफ एटम्स हम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इक्वल कर रहे थे। ये क्या है जरा? ये है H2 यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये है O2 यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये है H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल। आगे में क्या है? H2 के आगे लिखा है 2, O2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट हम समझ करके चलेंगे कि 1 लिखा है। H2O के आगे लिखा है 2, इसका मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स
ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of किसका? O2। O2 मतलब ऑक्सीजन, combines or reacts to form 2 molecules of H2। H2O मतलब वाटर। इस बात को ध्यान से समझें। देखो, यह है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब संबंध, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यदि ऐसा कहीं लिखा हो तो क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर की मात्रा में, क्वांटिटी में क्या कोई रिलेशनशिप, कोई एनालॉजी एग्जिस्ट करता है क्या? तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा कहीं पे भी लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि 2 मोल्स ऑफ, ये तो रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट, तो दोनों रिएक्ट किए, ये प्रोडक्ट बना। दोनों रिएक्ट किए तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिएक्ट किया टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। यही चीज लिखी है, 2 molecules of H2 and 1 molecule of O2 combines or reacts to form 2 molecules of H2। इसका यही मतलब होता है। ये चीज आपको समझ लगनी चाहिए। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनालॉजी। कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है संबंध, रिलेशन। एक रिलेशनशिप एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि होता है। कौन सा रिलेशनशिप है? कि इसके आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखो, इसके आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, इसके आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो। तो इसके आगे है 2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, इसके आगे है 1 यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसके आगे है 2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म होता है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ये एनालॉजी समझ लेनी है, रट लेनी है। रटने की कोई बात ही नहीं है, समझ लेना है, ठीक है ना? ध्यान में रखना है इस संबंध को। अब जो अगला संबंध है, यदि ये समझ लग गया, मॉलिक्यूलर एनालॉजी समझ लग गया, तो अगला हम बात करना चाहते हैं मोल्स के बारे में, ठीक है? तो मोल्स के बारे में यदि हम बात करना चाहें, 2 मॉलिक्यूल्स, एनालॉजी जरा लगाओ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस 1 molecule of O2 gives 2 molecules of H2O। यही मतलब हुआ। इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है? तो जब इस फॉर्म में लिखा है, एक काम करता हूं मैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से। मैंने मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज आपको सिखाई थी कि 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 को मोल कहते हैं, इसी नंबर को मोल कहते हैं। इस नंबर में यदि कोई भी चीज चला है तो 1 मोल हो जाता है।
तो जैसे ही मैंने 6.022 10⁻23 से इसमें मल्टीप्लाई किया 2 मॉलिक्यूल्स में, यानी कि एक्चुअली 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इसका मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 में उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 से फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इसे कहते हैं, ये जो दूसरा हमने फाइंड आउट किया है, एक्चुअली ये है मोलर एनालॉजी। मोलर एनालॉजी कि इन टर्म्स ऑफ मोल्स क्या संबंध है, रिश्ता क्या है क्वांटिटी का, किसका, इसका, इसका, इसका। तो एक्चुअली मैंने ये पूरा प्रोसेस किया, और प्रोसेस क्यों किया, मैं आपको बताना चाहता था कि जो मॉलिक्यूल का एनालॉजी है, मॉलिक्यूल का संबंध है, वही संबंध है मोल का। 2 molecules of H2 plus 1 molecule of O2 gives 2 molecules of H2O। यदि इसी को हम मोल में कहना चाहें तो 2 moles of H2 plus 1 mole of O2 gives 2 mole of H2O। क्यों? क्योंकि मोल क्या होता है, एक संख्या होता है। पिछली बार भी हमने बताया था कि यदि ये 2 केले हो, 1 केला हो, 2 केला हो, इसको हम 2 दर्जन केला कह लें, इसको 1 दर्जन कह लें, मतलब सब में दर्जन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 2 दर्जन बन जाएगा। तो इसको यदि हम 2 मोल कह लें, 1 मोल कह लें, तो ये भी 2 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये मतलब होता है, और इन टर्म्स ऑफ मोल्स ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये है मोलर एनालॉजी। मोलर एनालॉजी भी आपको समझ लगनी चाहिए, इतना समझ लगना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर एनालॉजी है, जो मॉलिक्यूल के बीच में संबंध है, वही संबंध नंबर ऑफ मोल्स का है। ठीक है, और एक्चुअली यही वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही वाली चीज इंपॉर्टेंट है। एक और चीज हम जरा समझ लेते हैं, वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी जरा हम समझ लेते हैं, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अभी तक जो हमने सीखा मोलर एनालॉजी, मोलर एनालॉजी क्या है, क्या बताया मैंने कि मोलर एनालॉजी, एनालॉजी मतलब होता है संबंध को मोल के बीच में, नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या संबंध है। तो देखते हैं जरा रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ O2 gives 2 मोल ऑफ H2। यहां तक हम समझ चुके हैं, यहां तक हम समझ चुके हैं। तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या संबंध है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का क्या संबंध है। ये 2 चीजें, कोई भी रिएक्शन लिखा हो तो उस रिएक्शन को देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या संबंध है, डिफरेंट सब्सटेंस का। तो ये मतलब होता है, ये मतलब आपको समझ लगना चाहिए। ठीक है, और यदि अगला जो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है, क्या वॉल्यूम और मास के बीच में भी कोई संबंध है क्या, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ मास कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्या। तो वही हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत पहले ही एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि
यदि वो गैस है सब्सटेंस, तो एनटीपी एसटीपी पे, एनटीपी या एसटीपी कोई भी चीज, दोनों सेम चीज होती है, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है, जिसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मतलब वो या तो H2 हो, या तो O2 हो, या तो H2O हो। यदि वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा, ना ज्यादा ना कम। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि यदि वॉल्यूम की बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ यदि मैं वॉल्यूम की बात करना चाहता हूं, वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी में, मेट्रिक एनालॉजी वॉल्यूम में संबंध में पता करना चाहता हूं, तो यदि ये 2 मोल्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ O2। और यदि ये H2O वेपर है, H2O वेपर के फॉर्म में है, तो मैं यहां भी लिख सकता हूं 2 गुने 22.4 लीटर ऑफ H2O वेपर। बात समझ में आ रही है? मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी की निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो 22.4 लीटर, या फिर ऐसा कह लो कि ये मोलर वॉल्यूम है, भी सपोज मोलर वॉल्यूम है, ये है मोलर वॉल्यूम। मतलब यदि मैं इसको भी मोलर वॉल्यूम कह लूं तो 2 मोलर वॉल्यूम ऑफ दिस, 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ दिस, 2 मोलर वॉल्यूम ऑफ दिस। यानी कि वॉल्यूम के फॉर्म में भी मैं इसे लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 2 वॉल्यूम ऑफ VOLUME, वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ O2 gives 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। ये है वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी, वॉल्यूम में संबंध। और ध्यान से इस चीज को देखो, जो मोल में संबंध है, जैसा हमने मोल का एनालॉजी निकाला, वैसा ही कुछ वॉल्यूम का भी संबंध निकल करके आ रहा है। 2 मोल्स ऑफ H2, 1 मोल्स ऑफ CO2 रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ H2O बनेगा। यहां भी वही है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 और 1 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट करेंगे तो 2 वॉल्यूम ऑफ H2O निकलेगा। 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम का क्या मतलब है? मतलब यह है कि सपोज यहाँ 2 लीटर होता तो ये 1 लीटर होता, ये 2 लीटर होता। यदि ये 2 मीटर क्यूब होता तो ये 1 मीटर क्यूब होता, ये 2 मीटर क्यूब होता। मतलब 2 मीटर क्यूब ऑफ H2 reacts with 1 meter cube of O2 to give 2 meter cube of H2O। तो इस बात को ध्यान से हमें समझना है। किस बात को जी? कि मॉलिक्यूल, मोल और वॉल्यूम, ये 3 चीजें का संबंध एक ही टाइप का होता है। कोई भी यदि रिएक्शन दिया हो, इसका मतलब ये होता है, सपोज ये एक रिएक्शन दिया है, इसका मतलब ये होता है कि 2 molecules of H2 reacts with 1 molecule of O2 to give 2 molecule of H2। इसका मतलब ये होता है, दूसरा मतलब होता है कि 2 moles of H2 reacts with 1 moles of O2 to give 2 moles of H2। इसका तीसरा मतलब ये होता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 reacts with 1 वॉल्यूम ऑफ O2 to give 2 वॉल्यूम ऑफ H2। ठीक है? तो मॉलिक्यूलर, मोलर और वॉल्यूमेट्रिक, ये 3 एनालॉजी को मैं एक ही जगह समराइज कर देता हूं। ठीक है ना?
एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं और उसे समराइज कर देते हैं एक ही जगह पे। कैसे? ठीक है, देखते हैं। सपोज कहीं लिखा हो इस टाइप का कोई भी जनरल रिएक्शन हो, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ए है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ए है आपका मॉलिक्यूल कोई भी आपका कंपाउंड, बी है स्टोइकियोमेट्रिक, ये बी है आपका कोई भी कंपाउंड, सी है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये जो कैपिटल सी है वो फिर से अगेन कोई सबस्टांस है, कोई कंपाउंड है, डी है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और कैपिटल डी है आपका कोई सबस्टांस या आपका कंपाउंड। ठीक है, तो ये इस टाइप का कोई रिएक्शन हो, इसका मतलब क्या होता है? इसके तीन मतलब तो हमने आज की क्लास में सीखे हैं। पहला मतलब क्या है जी? पहला मतलब यही है कि ए मोल्स, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पहले लिखो, मॉलिक्यूलर एनालॉजी हमने देखी थी ना, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए reacts with B molecules of B to form C molecules of C and D molecules ऑफ डी। ये मॉलिक्यूल के टर्म में। इसका दूसरा मतलब क्या होता है मोल के टर्म में? कि ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल्स of C and D moles of D। ये हो गया मोल के फॉर्म में। और थर्ड वन वॉल्यूम के फॉर्म में, ए वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी वॉल्यूम ऑफ बी to form C volume of C and D volume of D। ये तीन, पहला है मॉलिक्यूलर एनालॉजी, मॉलिक्यूलर, दूसरा है मोलर एनालॉजी और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी। ये तीन एनालॉजी यदि आपको समझ लगता है तो इसका मतलब ये है कि अब आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये तीन एनालॉजी। एनालॉजी मतलब मैंने क्या बताया? संबंध। किसके किसके बीच के बारे में? ए बी सी और डी के बीच में कोई संबंध है क्या आपस में? तो संबंध इस टाइप का है कि यदि कहीं आपको मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो इस तरीके का, यदि हम इन टर्म्स ऑफ मोल की बात करें तो इस तरीके का, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो इस तरीके का एक एनालॉजी। एनालॉजी कहने का मतलब यह है कि एक संबंध एग्जिस्ट करता है। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी समझाया आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। इस क्लास को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे और अच्छी तरीके से कि इसका क्या मतलब होता है। क्यों? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का ये बेस है। यदि आपको बेस समझ लगता है तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।